आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं जेनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस लास्ट टॉपिक बताने के बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। मैंने आपको बताया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का जो फेनोटाइपिक रेशियो है, यानी कि 9:3:3:1, और जो जेनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1:4:4:2:2:1:1, यह जो फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो है, फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो तो आप समझते हो, लेकिन एक बात याद रखना, फेनोटाइपिक रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल अपीयरेंस को। आपने मेंडल साहब का मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 थे। उस रेशियो में 2 डिजिट थे, और वो क्या बताता था कि आपको 2 अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस वाले प्लांट मिलेंगे। और जेनोटाइपिक रेशियो में 3 डिजिट था, 1:2:1, और वो यह दिखाया कि आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकल कंपोजिशन मिलेंगे। तो जब हमने डाई हाइब्रिड का F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो देखा, तो जब हम लोगों ने फेनोटाइपिक रेशियो देखा तो उसमें 4 डिजिट थे, 9, 3, 3 और 1। ये 4 डिजिट का मतलब ये हुआ कि जब आप F2 जनरेशन के डाई हाइब्रिड क्रॉस के जब F2 जनरेशन को आप देखिएगा तो आपको उन 16 प्लांट में 4 डिफरेंट फिजिकल फीचर्स वाले प्लांट मिलेंगे। और उसी तरह से जेनेटिकल कंपोजिशन के अगर आप डिजिट को काउंट कीजिए तो वो 9 होंगे, और वो आपको यह बताते हैं कि उन 16 प्लांट में 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकल कंपोजिशन होंगे। मैंने आपको फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो रिप्रेजेंट करके लाने के लिए कहा था। अब मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको फेनोटाइपिक रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन जेनोटाइपिक रेशियो रिप्रेजेंट करने में आपको दिक्कत हुई होगी। और अगर डाई हाइब्रिड में नहीं हुआ होगा तो जब आप ट्राई हाइब्रिड का जेनोटाइपिक रेशियो रिप्रेजेंट करोगे तो निश्चित ही आपको दिक्कत होगी। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, और उस तरीके के आधार से आप जेनोटाइपिक रेशियो को बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस को छोटे तौर पर बता देता हूं आपको जल्दी। तो कल हम लोगों ने लिया था प्योर ब्रीड ऑफ राउंड येलो एंड प्योर ब्रीड ऑफ रिंकल्ड ग्रीन। ये हमारे पेरेंट्स थे। इस पेरेंट्स को जब एक्सपेरिमेंट के इस पेरेंट को जब क्रॉस कराए थे तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट का यही जीनोटाइप मिला। अब F1 जनरेशन के 2 प्लांट को क्रॉस कराना है, तो सबसे पहला तरीका हम क्या करते हैं कि हम गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो F1 जनरेशन के प्लांट का गैमेट का फॉर्मेशन कीजिए। ये 4 गैमेट्स होंगे। अब जरा देखिए, ये जेनेटिकल कंपोजिशन और ये जेनेटिकल कंपोजिशन दोनों सेम है। तो जब जेनेटिकल कंपोजिशन सेम है तो गैमेट्स भी तो सेम होंगे, गैमेट्स का कंपोजिशन भी तो सेम होगा। तो यह जेनेटिकल F1 जनरेशन के जो गैमेट है उनके एक पैरेंट का गैमेट को हम लोग इस साइड रिप्रेजेंट किए थे, और दूसरे पैरेंट के गैमेट को हम लोग इस साइड रिप्रेजेंट किए थे। यही था हमारा क्रॉस। अब इस क्रॉस पे आपको फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो को बैठाना है। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या था? फेनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1, और मैंने बताया कि इस रेशियो में 4 डिजिट हैं, यानी आपको 4 डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस वाले प्लांट्स मिलेंगे। और जेनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:2:1:4:2:1:1, यही जेनोटाइपिक रेशियो था। अब तरीका क्या है? तो तरीका हमेशा याद रखना कि इसमें 9 डिजिट है, मिडिल वाले को लेना, तो ये 5th नंबर पर है, और ये कहता है कि जो ये 5th वाला है, इस एक प्रकार के जेनेटिकल कंपोजिशन की संख्या कितनी होगी? 4। और इस क्रॉस में बीच से पकड़ना, ये हमारा 5th नंबर
का जो जेनेटिकल कंपोजिशन होगा उसका संख्या कितना होना चाहिए? 4। देखिए 1 2 3 4 ये चारों जेनेटिकल कंपोजिशन सिमिलर है, तो ये हमारा कौन सा नंबर जीनोटाइप हुआ? 5th नंबर। अब मिलाइए 1 नंबर क्या करता है कि एक, तो यह देखिए इस पूरे कॉम्बिनेशन में, इस पूरे 16 प्लांट के जेनेटिकल कंपोजिशन में ऐसा जेनेटिकल कंपोजिशन मात्र एक ही मिलेगा। देखिए ऐसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये हुआ एक, उसके बाद क्रॉस लेते जाइए, यह हुआ 2। अब इस पूरे 16 जेनेटिकल कंपोजिशन में एक ऐसा ही जेनेटिकल कंपोजिशन है जो क्या है? 2। यह जेनेटिकल कंपोजिशन इस 2 के अलावा 2 से 3 नहीं हो सकता है। तीसरा डिजिट क्या है? 1, तो ये है हमारा 3rd नंबर। चौथा डिजिट क्या है? 2, तो ये है हमारा 4th नंबर। और 5th नंबर तो हम ले ही चुके हैं। 6th नंबर में 2 कहता है, ये कौन सा नंबर हुआ? 6th नंबर। ये 7 नंबर, यह 8 नंबर और यह कितना? 9। आपको इस पूरे 16 प्लांट्स में 9 जेनेटिकल कंपोजिशन मिले। और रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कोई भी जेनेटिकल कंपोजिशन होगा उसके मिडिल डिजिट को लीजिएगा और क्रॉस करा दीजिएगा, यानी तिरछा तिरछा, और यह हो गया। और उसके बाद उससे जो पहले होगा वो ऊपर और जो उसके बाद होगा उसके नीचे। यह एक सिंपल सा तरीका है। जेनेटिकल कंपोजिशन क्या था? 9:3, सॉरी फेनोटाइपिक रेशियो क्या था? 9:3:3:1। और मैंने क्या बताया था कि अगर 4 डिजिट हैं तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस होंगे। उसमें 9 प्लांट कैसा होगा? राउंड येलो। 3 प्लांट कैसा होगा? राउंड ग्रीन। 3 प्लांट कैसा होगा? व्रिंकल्ड येलो। और 1 प्लांट कैसा होगा? व्रिंकल्ड ग्रीन। आप इसको यहां दिखला सकते हो। जरा इस प्लांट का कैरेक्टर बताइए। तो ये हुआ देखिए राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लांट कैसे मिले? राउंड येलो। 3 प्लांट कैसा होगा? राउंड ग्रीन। 1 2 और 3 प्लांट कैसे हुए? राउंड ग्रीन। 3 प्लांट कैसे होंगे? व्रिंकल्ड येलो। 1 2 और 3 और 1 प्लांट कैसा होगा? व्रिंकल्ड ग्रीन। तो ये क्या है? व्रिंकल्ड ग्रीन। ये 4 डिजिट है। आपको इस पूरे 16 प्लांट में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल अपीयरेंस देखें। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब मेंडल साहब का डाई हाइब्रिड से ऑब्जर्वेशन क्या था? मेंडल साहब ने डाई हाइब्रिड क्रॉस को देख करके सबसे पहला बात जो कहा, उन्होंने देखा कि इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिला। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जरा ध्यान दीजिए, पेरेंट जब उन्होंने लिए थे तो पेरेंट में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स थे, लेकिन यहाँ इनको F2 जनरेशन में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिले। यानी कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में दूसरा पॉइंट क्या देखा कि 2 न्यू कंपोजिशन, उनको 2 नया कंपोजिशन दिखाई दिया। और वो 2 नया कंपोजिशन कौन सा था? तो आप बताओ कौन सा था? राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो। आपको याद होगा कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो राउंड येलो था और व्रिंकल्ड ग्रीन था। 2 फीचर्स वाले प्लांट थे, राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन F2 जनरेशन में 4 डिफरेंट फीचर वाले प्लांट मिले, यानी कि 2 नया कंपोजिशन, राउंड येलो और राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो।
येलो। अब आप कहोगे कि सर पेरेंट था राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन, इफ टू जनरेशन के ऑफस्प्रिंग मिल गए राउंड ग्रीन और व्रिंकल्ड येलो, इसका मतलब ये हुआ कि सर तब तो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने से पहले मिक्स हुआ है, राउंड शेप और ग्रीन कलर। ऑफस्प्रिंग हुआ राउंड ग्रीन, कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने से पहले मिक्स हुआ है, तो फिर थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस गलत क्यों है? क्योंकि वो भी तो यही कहते थे ना कि जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर होने से पहले दोनों पेरेंट का कैरेक्टर मिक्स हो जाता है, तो ऐसा कहना गलत है। ये कैरेक्टर आपको दिखे तो हैं, लेकिन जब आप इनको फिर दोबारा से करोगे क्रॉस तो आपको पेरेंट्स फीचर मिल जाएंगे। मेंडल साहब का डाई हाइब्रिड से जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी, वो तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा और उसके आधार पर एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद रखना मेंडल साहब की 3 लॉ है और जो तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो कहां से आता है? डाई हाइब्रिड से। कहां से आता है? डाई हाइब्रिड। तो मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड के ये 3 ऑब्जर्वेशन हैं, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं मेंडल साहब का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कितना कैरेक्टर लेना होगा? 3 कैरेक्टर। तो हम लोग चलिए कैरेक्टर लेते हैं। कैरेक्टर क्या लेंगे? प्योर ब्रीड। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने होने चाहिए? 3। तो हम लोग ले लिए। मैंने क्या लिया? टॉल, राउंड और येलो। और फिर हम लोग लेते हैं प्योर ब्रीड। ड्वार्फ, व्रिंकल्ड और ग्रीन। ये पेरेंट है। क्या है? पेरेंट है। ट्राई हाइब्रिड में जो आपको डिफिकल्टी होगी वो इनके गैमेट के फॉर्मेशन में डिफिकल्टी होगा कि आप गैमेट कैसे बनाएं। तो उसके लिए भी एक छोटा सा तरीका मैं बताऊंगा। इनका तो गैमेट बनाना आसान है। क्या है कि इनका गैमेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में कितना सुंदर है ट्राई। आप कोशिश कीजिए इस पर। तो ये F1 जनरेशन, ये पेरेंट का क्या हुआ? गैमेट हुआ। अब पेरेंट के गैमेट को क्रॉस कराने से आपको क्या मिलेगा? F1 जनरेशन। तो आप इनको जब क्रॉस कराओगे तो आपको यही ना कंपोजिशन मिलेंगे। इतना तो डाई हाइब्रिड से आप समझ ही गए होंगे। अब यह एक पेरेंट हुए, सेम का हम दूसरा पेरेंट ले लेते हैं। ये F1 जनरेशन है। प्रॉब्लम यहाँ है कि F1 जनरेशन जो ये है इनके गैमेट कैसे बनाए जाए। तो इनके गैमेट बनाने के लिए पहले 2 को लेकर के चलिए, यानी कि यह कैपिटल T और स्मॉल t, इसको इधर लिख देते हैं और कैपिटल R और स्मॉल r को इधर। अब गैमेट का फॉर्मेशन कीजिए तो यह होगा। अब एक कैरेक्टर बच गया है। गैमेट कितने हैं? 4। अब इन चारों गैमेट को मैं इधर लिख देता हूं। और ये क्या है? कैपिटल Y और स्मॉल y। ये हुए 8 गैमेट। कितने गैमेट हुए? 8 गैमेट। जरा इन पर गौर कीजिए। ये F1 जनरेशन के हैं और आप जानते हो कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होते हैं उन सब का जेनेटिकल कंपोजिशन क्या होता है? सिमिलर होता है। इन दोनों का जेनेटिकल कंपोजिशन सिमिलर है। तो जब जेनेटिकल कंपोजिशन सिमिलर है तो एक का जैसे गैमेट का कंपोजिशन होगा वैसा ही तो दूसरे का भी गैमेट कंपोजिशन होगा। तो ये आपके दोनों पैरेंट का गैमेट का कंपोजिशन क्या होगा? सिमिलर होगा। अब आप देख रहे हो 8 गैमेट यहां पर है। तो एक पैरेंट का 8 गैमेट और दूसरे भी पैरेंट का कितना गैमेट? 8 गैमेट। 8 गैमेट को इस साइड लिख देना और दूसरे पैरेंट के 8 गैमेट को इस साइड लिखिएगा। और जब दोनों को आप कंबाइन कराइएगा तो आपको 64 प्लांट्स मिलेंगे। अब यहां पर मैं करके दिखाऊं, यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा।
आप क्रॉस कराए थे, उसी तरीके से आप इसके 8 गैमेट को एक साइड और 8 गैमेट को उस साइड करके आप क्रॉस कराइएगा, आपको 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे। अगर आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले क्लास में पूरे बोर्ड पर आपको यह 64 क्रॉस करा के दिखा दूंगा। तो यह है आपका ड्राई हाइब्रिड, इसको जरूर से जरूर कोशिश कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने मोनो हाइब्रिड के F2 जनरेशन के फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बताया, डाई हाइब्रिड के भी बारे में बताया, ट्राई हाइब्रिड के बारे में क्यों नहीं बताया? तो ट्राई हाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो तो चलिए कुछ हद तक छोटा होता है, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो बहुत बड़ा होता है, और उतना बड़ा रेशियो आपके लिए याद करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर हमसे कोई किसी भी हाइब्रिड का रेशियो पूछे तो क्या हम पहले से रट करके रखें? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ छोटे तरीके बताता हूं। देखिए, अगर कहीं भी आपसे फेनोटाइपिक रेशियो निकालने की बात कहा जाए तो फेनोटाइपिक रेशियो के लिए एक बेसिक सी बात है 3:1 टू द पावर n। अब आप पूछोगे कि सर n क्या है? तो n को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर आप मोनो हाइब्रिड के F2 जनरेशन, ये सब किसके लिए है? F2 जनरेशन के लिए। अगर आप मोनो हाइब्रिड के F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो पूछो तो मोनो हाइब्रिड में कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं? 1। यानी कि अगर आप हमसे पूछो मोनो हाइब्रिड थ्री इज टू 1 टू द पावर 1, क्योंकि यहां कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर n इक्वल टू कितना है? 1, और यह कितना होगा? 3:1। ये आसान है। डाई हाइब्रिड बेसिक तरीका क्या है? 3:1, उसका पावर n नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड में कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं? तो 2। तो यहां क्या होगा? n 3:1 टू द पावर 2। अब 3:1 टू द पावर 2 के लिए यहां जो 3:1 है इसमें गुना कर देते हैं, तो आपको यही मिलेगा। तो देखिए जरा मिलाइए, तो डाई हाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो इतना है बताते हैं। तो डाई हाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो कितना हुआ? 9:3:1। ट्राई हाइब्रिड बेसिक बात क्या है? 3:1 टू द पावर n। अब यहां n इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। जरा इसको देखिए, तो ये है 3:1 टू द पावर 2, और ट्राई हाइब्रिड के लिए हमको करना है 3:1 टू द पावर 3। तो इसमें हम 3.1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, यानी 3:1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3:1 टू द पावर 3 हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 1:3 9:3 अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, यानी 27:9:9:3:3:1। ये क्या होगा आपका? ट्राई हाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो। अब बताओ इतना याद करने कौन सा आएगा? सिंपल सा है, केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो किसी भी हाइब्रिड का हो, 4 कैरेक्टर का अगर पूछ दे तो 3:1 टू द पावर 4, 5 कैरेक्टर पूछ दे, 6 कैरेक्टर, वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक बात है कि अगर पूछ दे तो पूछ देगा, तो 3:1 टू द पावर n हम कर देंगे। इसी तरीके से जीनोटाइपिक रेशियो का भी एक ट्रिक है, मैं इसको मिटा देता हूं। याद रखना ये सब F2 जनरेशन के लिए है।
बात है वो है 1:2:1 टू द पावर n। और यहां पे सेम वही चीज है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जरा आइए इस पर बैठाते हैं। आपने हमसे पूछा कि सर मोनोहाइब्रिड के F2 जनरेशन का जेनोटाइपिक रेशियो बताइए, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, 1:2:1 टू द पावर n। यहाँ मोनोहाइब्रिड है तो n का वैल्यू कितना होगा 1। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। डाइहाइब्रिड का जेनोटाइपिक रेशियो, तो डाइहाइब्रिड बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1:2:1 टू द पावर 2। इसको करना है तो यह 1:2:1 है और हमको बताना क्या है 1:2:1। तो इसमें अगर हम 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको 1:2:1 का पावर 2 मिल जाएगा। आइए करते हैं। यही होगा आपका 1:2:2:4:2:1:1। मैंने आपको बताया था, जरा मिला लीजिएगा। तो डाइहाइब्रिड का जेनोटाइपिक रेशियो ये। अब ट्राइहाइब्रिड, तो ट्राइहाइब्रिड 1:2:1 टू द पावर 3। अब देखिए ये 1:2:1 टू द पावर 2 है। अगर इसमें हम 1:2:1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 1:2:1 टू द पावर 3 मिल जाएगा। और यही क्या होगा ट्राइहाइब्रिड का जेनोटाइपिक रेशियो। अब 1-2 में गुना तो हम नहीं करेंगे, अब आप यह घर पर गुना कीजिएगा खुद से और यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो ये होगा ट्राइहाइब्रिड का जेनोटाइपिक रेशियो। आप इसको देखिए, इसमें फिर 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना 1 by 1। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह कितना बड़ा होगा और उतना बड़ा आपके लिए याद करना आसान बात नहीं होगा। तो ये है जेनोटाइपिक रेशियो। अगर वही 4 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पूछे तो 1:2:1 टू द पावर 4। नोट कर लीजिए। थर्ड नोट जो आपको थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, या आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे नंबर ऑफ गैमेट के आधार पर, कोई जेनेटिकल कंपोजिशन दे दे और आपसे पूछे कि जरा इसका नंबर ऑफ गैमेट बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ गैमेट होंगे। सपोज मान लो यही कोई जेनेटिकल कंपोजिशन है। अगर इस जेनेटिकल कंपोजिशन का कोई आपसे नंबर ऑफ गैमेट पूछे कि इस पूरे जेनेटिकल कंपोजिशन में कितने नंबर ऑफ गैमेट होंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो नंबर ऑफ गैमेट के लिए याद रखिएगा कि नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए जो ट्रिक है वो 2 टू द पावर n है। और यहाँ n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। आप मोनोहाइब्रिड में जो आप पैरेंट लिए थे उस पैरेंट में कितने हेटेरोजाइगस कंडीशन थे? एक भी नहीं। आपको याद होगा दोनों के दोनों क्या थे? कैपिटल। अब यहाँ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितना है? 0। तो इसमें कितने गैमेट फॉर्म होंगे? 2 टू द पावर 0 और 2 का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। आपको याद होंगे गैमेट कैपिटल। अगर वही F2 जनरेशन की बात कीजिए तो यह है, यहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने हैं?
एक है, तो यह क्या होगा 2 टू द पावर 1 यानी कि 2। अब यहां पर देखिए, यह एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, यह एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये और ये 1 2 3 4 5, यहां कितने हेटेरोजाइगस कंडीशन है 5, तो इनका नंबर ऑफ गैमेट कितना होगा 2 टू द पावर 5, कोई टेंशन नहीं है। डाई हाइब्रिड के F2 जनरेशन का ही बात करें तो डाई हाइब्रिड के F2 जनरेशन में क्या थे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यह थे। यहां हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने हैं, यहां 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो नंबर ऑफ गैमेट कितना होगा 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। याद है आपको, डाई हाइब्रिड में F2 जनरेशन में कितने गैमेट हुए थे 4। ट्राई हाइब्रिड के अगर एग्जांपल ले ले तो सपोज ये है, यहां नंबर ऑफ गैमेट नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने हैं 3 है, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। याद है आपको कितने गैमेट फॉर्म हुए थे 8, तो ये नंबर ऑफ गैमेट निकालने का एक आसान सा तरीका है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ का। तो मेंडल साहब ने 3 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहला बात मैंने आपको शुरुआती लेक्चर में ही बताया था कि मेंडल साहब जो दिए थे उन्होंने अपने रिजल्ट्स को लॉ नहीं कहा था, उनके रिजल्ट्स को लॉ नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कार्ल कॉरिन्स, जो कि जर्मनी के थे। और कार्ल कॉरिन्स उन्हीं 3 साइंटिस्ट में से एक है जिन्होंने इंडिपेंडेंटली स्टडी करके मेंडल साहब के वर्क को रिडिस्कवर्ड किया था। तो मेंडल्स लॉ का जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर कहे तो कोई लॉ नहीं है। अब आप कहोगे कि सर अगर लॉ नहीं है तो आप लॉ क्यों कह रहे हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को लॉ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, हम आपको बताएंगे कि एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, लेकिन उन एक्सेप्शंस का डिटेल हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है, क्या मैंने लिखा है कि फॉर ईच कैरेक्टर अ यूनिट फैक्टर इज रिस्पांसिबल। मेंडल साहब ने कहा कि प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक यूनिट फैक्टर जिम्मेदार होता है। और उन्होंने दूसरा बात कहा कि यह जो यूनिट फैक्टर है वो हमेशा कैसे होता है, पेयर में। मेंडल साहब ने कहा कि प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक यूनिट फैक्टर जिम्मेदार है, जो यूनिट फैक्टर हमेशा पेयर में होता है। मेंडल साहब ने इसमें तीसरी बात क्या कही थी, अब यह जो फैक्टर है, अब इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एलील के नाम से। किससे, एलील के नाम से। और कितने एलील होंगे, 2, क्योंकि ये हमेशा किसमें होते हैं, पेयर में। मेंडल साहब ने कहा था मेंडल साहब ने अपने तीसरी बात क्या कही थी कि फैक्टर या एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज डोमिनेंट। जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस किया वो डोमिनेंट है, जबकि जिसने एक्सप्रेस नहीं किया, जिसने खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं किया, वो क्या है, रिसेसिव है। मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में पहले ही बताया था। अब यह मेंडल साहब की जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस से 2 बातें क्लियर होती है। पहला, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो 3 पॉइंट हैं वो एक बात यह क्लियर करती है कि F1 जनरेशन में क्यों एक ही कैरेक्टर केवल एक्सप्रेस हो पाया था।
अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो किसी का भी, मैंने मोनोहाइब्रिड आपको दिखाया था, तो मोनोहाइब्रिड F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। डाईहाइब्रिड ले लो तो डाईहाइब्रिड में दो पेरेंट थे, राउंड येलो और क्रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे थे, राउंड येलो। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसकी वजह से हुआ क्योंकि डोमिनेंट ने अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस किया। इसी वजह से हम यह भी कहते हैं कि वो जो अपना कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट है, वो जो अपना कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट है, जबकि वो जो अपना कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस ना कर पाए वो रिसेसिव है। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि वो जो अपना कैरेक्टर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में दिखा दे वो डोमिनेंट है, लेकिन वो जो अपना कैरेक्टर केवल डोमिनेंट के एब्सेंस में दिखाए वो क्या है, रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर आया था, यह बात ऐसा क्यों हुआ था, यह कहां से मिलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। और दूसरा यह जो F2 जनरेशन का जो 3:1 का रेशियो है यह भी आपको कहां से मिलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। यानी कि F2 जनरेशन में 3:1 क्यों होता है, 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट ड्वार्फ है, ऐसा क्यों, तो वह भी कहां से मिलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। अब तुम सोचोगे कि कैसे सर, तो आपको F2 जनरेशन का जेनोटाइपिक रेशियो याद होगा, यह 3 प्रकार के जेनोटाइपिक रेशियो मिले थे, जिसमें से यह होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है और दोनों में डोमिनेंट प्रेजेंट है। मेंडल साहब ने क्या कहा था कि जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर दे वो क्या है, डोमिनेंट है। तो 3 प्लांट का जेनोटाइपिक कंपोजिशन में डोमिनेंट के प्रेजेंट होने के कारण 3 प्लांट टॉल मिला था और एक में डोमिनेंट के प्रेजेंट ना होने के कारण एक प्लांट क्या मिला था, ड्वार्फ मिला था। तो इन दोनों की एक्सप्लेनेशन कहां से आती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। आप इसको नोट कर लीजिए। जो मेंडल साहब का दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल साहब ने कहा था कि हमारे बॉडी के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक यूनिट फैक्टर जिम्मेदार है जो कि पेयर में होता है। क्या होता है, पेयर में। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो उस इंडिविजुअल में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए यूनिट फैक्टर, यानी कि जो आज के भाषा में जिसको हम अलील कहते हैं वो क्या है, पेयर में। किसमें है, पेयर में। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि यह जो पेयर में है वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलग हो जाते हैं। सपोज एक इंडिविजुअल है, वो टॉल है और उसके बॉडी के अंदर टॉल का जो जेनोटिपिकल कंडीशन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जब उसका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो उसके गैमेट में यह जो पेयर में कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो अलग हो जाएंगे, यानी कि उसके गैमेट में या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी। During gamete formation, allele which exist in pair separates. गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो एलील पेयर में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब एलील सेपरेट हो जाते हैं, इस वजह से क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आप बताओ कि एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील हैं, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों अलग हो गए, यानी कि गैमेट में दोनों में से, दोनों एलील में से कोई एक ही एलील ना होगा, यानी कि वो गैमेट किसी एक ट्रेड के लिए क्या है, प्योर है। वो गैमेट किसी एक ट्रेड के लिए क्या है, प्योर है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। अब तीसरा क्या है, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील। ये जो गैमेट है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों एलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं,
यानी कि यह जो दोनों मिक्सअप है, होमोजाइगोस में तो दोनों एलील सेम है, हेटेरोजाइगोस में दोनों एलील क्या है, डिफरेंट है। ये कहता है कि यह जो एलील है वो मिक्स नहीं होते हैं गैमेट में, दोनों सेपरेट होकर के जाते हैं, इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने जो दो लॉ बताया, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्निफिकेशन, इन दोनों का बेस मोनोहाइब्रिड है। तो कल के लेक्चर में जो हम लोग लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट, उसका बेस डाई हाइब्रिड क्रॉस है। आज के लिए इतना।